ये क्या बोल रहे हैं सेठ जी? मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मैं आज रात काम नहीं करूंगा। ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा धर्मू? ग्राहक का बार बार कॉल आ रहा है। अगर कोई और ड्राइवर होता तो मैं तुम्हें नहीं कहता। ये आखिरी ट्रैक्टर है। तुम इस ईंट को ग्राहक के पास पहुंचा दो और फिर चले जाना। नहीं हो पाएगा सेठ जी। मैंने आपको कहा था कि मैं शाम को अपने परिवार के साथ मेला घूमने जाऊंगा, और वो आज आखिरी मेला है। मेरा परिवार घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। आपके बगल में जो लड़का है सेठ जी, आज आप इसे कह दीजिए यह तो खाली है, यह चला जाएगा। अरे धर्मू, यह भोला भी तुम्हारे साथ जाएगा। मैं तुम्हें इसलिए जाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि भोला को गाड़ी चलाना नहीं आता। और रही बात मेले की, तो तुम 1 घंटे में वापस भी आ जाओगे। उसके बाद अपने परिवार के साथ मेला चले जाना। बस 1 घंटे की ही बात है। इसमें तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी। इतना कहने के बाद मैं अब मना भी नहीं कर सकता। ठीक है सेठ जी, मैं इस ईंट को पहुंचा देता हूं। चलो भोला, मैं तुम्हें आज गाड़ी चलाना भी सिखा दूंगा। धर्मू रात में सिर्फ 1 घंटा काम करने के लिए मान जाता है और भोला को साथ लेकर उस ट्रैक्टर के पास जाने लगता है। तभी धर्मू देखता है कि एक काला कौवा ट्रैक्टर पर बैठकर गला फाड़ रहा है। अरे धर्मू भैया, यह देखो, काला कौवा गरज रहा है। लगता है कुछ अशुभ होने वाला है। अरे भोला, ये अशुभ तशुभ कुछ नहीं होता है। ये सब अंधविश्वास है। अगर तुम ऐसे रहोगे तो बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे। धर्मू कौवा को वहां से उड़ा देता है और ट्रैक्टर पर बैठ जाता है। धर्मू पूरी तरह से अनजान था कि आगे कितनी बड़ी समस्या आने वाली है। धर्मू कुछ देर बैठने के बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे वहां से चल पड़ता है। अरे भोला, सेठ जी ने इस ईंट को उतारने के लिए कहां पर बोला था? मुझे नहीं पता धर्मू भैया। सेठ जी ने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया है कि इस ईंट को कहाँ उतारना है। ये तुम क्या बोल रहे हो भोला? मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हें अच्छी तरह पता होगा कि इस ईंट को कहाँ उतारना है, इसलिए मैंने भी सेठ जी से इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। खैर, अब ये सब बातें छोड़ो। भोला, तुम अपने फोन से अभी सेठ जी को कॉल करके साफ साफ पूछ लो कि इस ईंट को आखिर कहाँ उतारना है, ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है धर्मू भैया, मैं अभी सेठ जी को कॉल करके पूरी बात पूछ लेता हूँ ताकि हमें सही जगह का पता चल सके। तभी भोला बिना देर किए तुरंत अपने फोन से सेठ जी को कॉल लगा देता है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please try later. अरे धर्मू भैया, ये सेठ जी कॉल कहाँ उठा रहे हैं? लगता है दारू पीकर सो गए होंगे। हाँ भोला, मुझे भी यही लगता है। तुम एक काम करो भोला, सेठ जी को कॉल लगाते रहो, वो जरूर उठाएंगे। भोला लगातार बार बार सेठ जी को कॉल करता रहता है और बार बार कोशिश करता है कि किसी तरह उनसे बात हो जाए। जब तक सेठ जी कॉल नहीं उठाएंगे तब तक वह कॉल करना बंद नहीं करेगा और बार बार उन्हें फोन लगाता रहेगा। तभी तुरंत धर्मू को घर से कॉल आ जाता है। हेलो, आप कहाँ हो जी? अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे हो? आपने सुबह तो कहा था कि हम सब साथ में मेला घूमने जाएंगे, लेकिन अब तक आप आए ही नहीं। हम दोनों कब से आपका इंतजार कर रहे हैं और मेला जाने के लिए तैयार बैठे हैं। जल्दी आइए। नहीं भाग्यवान, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। सेठ जी ने अचानक एक जरूरी काम दे दिया है जिसे पूरा करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, तुम दोनों बिना मेरा इंतजार किए मेला की ओर निकल जाओ और अच्छे से मेला घूमो। मेरा काम जैसे ही खत्म होगा मैं भी सीधे मेला की ओर निकल जाऊंगा और तुम लोगों से वहीं आकर मिलूंगा। और हाँ, एक जरूरी बात, मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। उसे कुछ हुआ तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। ठीक है जी, आप अच्छे से आइएगा। ठीक है, मेला में मिलता हूँ। धर्मू फोन पर अपनी पत्नी को समझाते हुए बता देता है कि आज उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि उसे सेठ जी का दिया हुआ काम पहले पूरा करना है।
अरे क्या हुआ भोला, सेठ जी ने कॉल उठाया या नहीं? जल्दी पूछो, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम आगे निकल गए तो बहुत समस्या हो जाएगी और फिर से पीछे आना पड़ेगा। फ़ोन नहीं उठा रहा है धर्मू भैया। मैं तभी से लगातार कॉल कर रहा हूँ और अब तक 50 से ज़्यादा बार फ़ोन लगा चुका हूँ, लेकिन फिर भी वह कॉल नहीं उठा रहे हैं। यह तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई भोला। अगर सेठ जी कॉल नहीं उठाएंगे तो हमें काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम लगातार कॉल लगाते रहो, बिल्कुल भी रुकना मत। शायद किसी समय वे फ़ोन उठा लें। धर्मू भैया गाड़ी रोकी। क्या हुआ भोला, अचानक गाड़ी क्यों रुकवाई? सामने देखिए धर्मू भैया, अभी अभी एक बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है, इसलिए मैंने गाड़ी रुकवाई है। मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैंने किसी को टक्कर मार दी है, इसलिए मैं घबरा गया था। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि इन अंधविश्वासों में मत पड़ो। ये सब बेकार की बातें हैं, इनका असलियत से कोई लेना देना नहीं होता। आज के इस कलयुग में बिल्ली रास्ता नहीं काटती, बल्कि इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है और एक दूसरे के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। तभी अचानक वही कौवा फिर से आकर गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है, जो कुछ देर पहले जोर जोर से गला फाड़कर आवाज कर रहा था। यह देखकर भोला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह घबरा जाता है। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह कौवा बार बार उसका ही पीछा क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अरे धर्मू भैया, वो देखिए, यह वही कौवा है जो चिमनी भट्ठा पर गरज रहा था। लगता है ये कौवा हमारा पीछा कर रहा है। अरे नहीं रे, ये कोई दूसरा कौवा होगा। तुम बेकार की बातों पर ध्यान मत दो, तुम बस सेठ जी को लगातार कॉल लगाते रहो। मैं तब तक गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ। ड्राइवर यह सब कुछ नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाता रहता है और बिना किसी डर के ये अपने रास्ते पर चलता जाता है, जैसे उसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी अचानक ड्राइवर के पास फिर से उसकी पत्नी का कॉल आ जाता है। बोलो भाग्यवान, क्या कह रही थी? आपने फिर से कॉल क्यों किया? हेलो, मैं विक्रांत सिंह रामगढ़ गांव का इंस्पेक्टर बोल रहा हूं। यह फोन जिस महिला का है, दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि उस महिला की मृत्यु हो गई है। इतना सुनते ही धर्मू के होश उड़ जाते हैं और वह घबराकर तुरंत अपनी गाड़ी में जोर से ब्रेक लगा देता है, जिससे गाड़ी अचानक रुक जाती है। उसके साथ लगभग 8 साल का एक बच्चा भी था, जिसकी हालत बहुत ही गंभीर है। ये कैसे हुआ इंस्पेक्टर साहब? मेरा परिवार तो बिल्कुल सही सलामत था। अभी कुछ ही देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी। मुझे लगता है कि तुम्हारा परिवार टेम्पो से कहीं जा रहा था। टेम्पो चलाने वाला आदमी दारू पीकर नशे में था, जिसके कारण उसका नियंत्रण बिगड़ गया और टेम्पो पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर की भी मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह घटना इस गांव के पुराने कुएं के पास हुई है। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंच जाओ। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे बेटे की हालत भी बहुत गंभीर लग रही है और मुझे नहीं लगता कि वह ज्यादा देर तक संभल पाएगा। मैंने एम्बुलेंस को भी तुरंत कॉल कर दिया है, लेकिन तुम भी बिना देर किए जल्दी यहाँ पहुंच जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं तुरंत वहां पहुंचता हूँ। क्या हुआ धर्मू भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे भोला, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मेरे परिवार का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। इस हादसे में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है और मेरे बेटे की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। मुझे तुरंत वहां जाना पड़ेगा भोला, एक पल भी देर नहीं कर सकता। जाना तो पड़ेगा धर्मू भैया, इतना बड़ा हादसा हो गया है और इधर सेठ जी भी कॉल नहीं उठा रहे हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। एक काम करते हैं धर्मू भैया, इस ईंट के डाले को यहीं खोलकर सुरक्षित रख देते हैं और सिर्फ ट्रैक्टर लेकर तुरंत वहां के लिए निकलते हैं, ताकि हम जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच सके। धर्मू बिना समय गवाए ईंट के डाले को उस मोटे पेड़ के पास खोलकर सुरक्षित रख देता है और फिर बिना एक पल भी रुके वहां से काफी तेजी के साथ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे अपने परिवार के पास जल्द से जल्द पहुंचना होता है। जल्दी जल्दी चलाइए धर्मू भैया, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो आप अपने बेटे को भी नहीं देख पाएंगे, इसलिए जितना हो सके गाड़ी तेज चलाइए। इतने बड़े हादसे के कारण धर्मू पूरी तरह से घबराया हुआ होता है और वह भोला को कोई जवाब नहीं देता। वह बस चुपचाप ट्रैक्टर को बहुत तेजी से चलाता रहता है, क्योंकि उसके मन में अपने परिवार की चिंता ही चल रही होती है। ट्रैक्टर को काफी तेज चलाने के बाद वे आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वह पुराना कुआं स्थित है। उस जगह का मंजर देखकर साफ लग रहा था कि एक्सीडेंट बहुत ही भयानक और दर्दनाक हुआ है। धर्मू धीरे धीरे अपने ट्रैक्टर को वहां रोक देता है।
और घबराए हुए मन से दोनों ट्रैक्टर से उतरकर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। धर्मू जैसे ही यह देखता है कि उसकी पत्नी के साथ साथ उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई है, वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बिखर जाता है और वह गहरे सदमे में चला जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब वह क्या करे। क्या यह आपका परिवार है? जी इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा ही परिवार है। आपकी पत्नी ने आपके बेटे को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और आखिरी पल तक उसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन दोनों ही गंभीर रूप से घायल थे, जिसके कारण आखिरकार आपके बेटे ने भी दम तोड़ दिया। मैं आपके परिवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा हूं ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। तुम भी थोड़ी देर में थाने आ जाना, वहां बाकी जरूरी कार्यवाही की जाएगी। साहब जी, मैं अपने परिवार का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता हूँ। आप मेरे परिवार को यहीं छोड़ दीजिए। इसके बारे में जो भी बात करनी है वह थाने जाकर ही करना, क्योंकि वहां पर ड्राइवर का परिवार भी आने वाला है और वहीं पर सभी जरूरी बातों और कार्यवाही पर ठीक से चर्चा की जाएगी। इतना कहकर इंस्पेक्टर उसके परिवार को पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस में लेकर चले जाते हैं। तभी भोला को सेठ जी का कॉल आ जाता है। हेलो सेठ जी। क्या हुआ रे भोला, इतना कॉल क्यों कर रहा है? क्या परेशानी हो गई तुम दोनों को जो लगातार फोन किए जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? और हाँ, ईंट पहुंची कि नहीं? अरे सेठ जी, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। धर्मू भैया के परिवार का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। इस हादसे में उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई है। ये खबर सुनकर धर्मू भैया पूरी तरह से सदमे में है। उन्होंने उस सुनसान सड़क के पास जहाँ एक मोटा सा पेड़ खड़ा है वहीं ईंट का डाला खोल दिया है। हम दोनों अभी धर्मू भैया के गांव में ही हैं, जहां यह भयानक हादसा हुआ है। हे भगवान, यह तो बहुत ही बुरी खबर है भोला। इस हादसे में तो उसका पूरा परिवार ही खो गया। सारी गलती मेरी ही है। मैं ही उसे जिद करके दूसरे जगह पर भेज दिया। अगर धर्मू अपने परिवार के साथ रहता तो शायद इतना भयानक हादसा नहीं होता। अरे सेठ जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। होनी को कोई नहीं टाल सकता है। अगर धर्मू भैया अपने परिवार के साथ रहता तो भैया की भी मृत्यु हो जाती। इसीलिए सेठ जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोला धर्मू को फोन दो। ठीक है सेठ जी, अभी धर्मू भैया को फोन दे रहा हूँ। धर्मू भैया कॉल पर सेठ जी हैं, वे आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ सेठ जी। मैंने तुम्हारे परिवार के एक्सीडेंट के बारे में सुना धर्मू। यह बहुत गलत हुआ। सारी गलती मेरी है। मैं तुम्हें वहां नहीं भेजता और यह हादसा नहीं होता। तुम अपने परिवार की बॉडी घर लेकर आओ। मैं तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ। सेठ जी, मेरे परिवार के डेड बॉडी पुलिस वालों ने अपने साथ लेकर चला गया। पोस्टमार्टम के लिए मैंने उसे बार बार मना किया कि मैं अपने परिवार का पोस्टमार्टम नहीं करना है, लेकिन फिर भी वह लेकर चला गया। तुम चिंता मत करो, मैं अभी थाने जा रहा हूँ और मैं भी देखता हूँ कि वह कैसे पोस्टमार्टम करता है। तब तक तुम एक काम करो, ईंट का डाला जिसे तुम वहां खोल कर रखे हो, उस जगह से आगे 100 मीटर की दूरी पर एक टावर है। उस टावर के द्वार पर वह ईंट का डाला वहीं छोड़ देना और तुम जल्दी से अपना घर पहुंचो। मैं भी तुम्हारे परिवार का डेड बॉडी लेकर घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ, नहीं तो थाना पहुंचने में देर हो जाएगी। सेठ जी कॉल रख देते हैं और धर्मू बिना रुके ट्रैक्टर के पास जाने लगता है। कुछ देर में वह ट्रैक्टर स्टार्ट करके वहां से चल देता है। धर्मू पूरी तरह से टूट गया था। एक ही रात में उसका परिवार गायब हो गया। कुछ देर ट्रैक्टर चलाने के बाद वह उस जगह पहुंचते ही अपने ट्रैक्टर में जोर से ब्रेक मारता है। वह सामने का मंजर देखकर हैरान रह जाता है। सामने जो डाला था वह पूरी तरह से खाली था। उसमें एक भी ईंट मौजूद नहीं थी। यह देखकर धर्मू बेहोश हो जाता है। अरे धर्मू भैया, अपनी आंखें खोलिए और ध्यान से आगे देखिए। जो डाला था उसमें से सारी ईंटें गायब हो गई हैं। धर्मू भैया, जल्दी अपनी आंखें खोलिए। धर्मू ट्रैक्टर से अचानक नीचे उतर जाता है। जैसे ही वह सामने देखता है, उसे अपने परिवार के सदस्य दिखाई पड़ते हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका परिवार जीवित कैसे हो गया। वह पीछे मुड़कर भोला को देखता है, जो अभी भी धर्मू को जगा रहा होता है। ये क्या हो गया धर्मू भैया आपको? आप आंखें नहीं खोल रहे हैं।
जैसे ही भोला सही से चेक करता है तो उसे यह जानकर गहरा शोक होता है कि धर्मू भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह समझ नहीं पाता कि यह कैसे हुआ और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होने लगता है। इधर पूरा परिवार एक साथ होकर हवा में गायब हो जाता है।